हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स के इस नए वीडियो में दिल से स्वागत है। बच्चों, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पिछले वीडियो में छूट गया था, जिसको आज के इस नए वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार पूरी चीज को, इस केमिकल काइनेटिक्स को रिपीट करूं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये हमें किसी भी रिएक्शन के या किसी भी केमिकल प्रोसेस के या फिर रासायनिक प्रक्रम के, रासायनिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी रिएक्टेंट में या फिर कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई पार्टिकल है, उसमें कोई चेंज हो रहा है और चेंज होने के बाद वो नए पार्टिकल में बदले जा रहा है या फिर उसका चेंज नए पार्टिकल में हो रहा है। पहले वो ए था और ए से अब वो चेंज होके बन चुका है बी, तो उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। उस केमिकल प्रोसेस का वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, यानी उसका रेट क्या होता है, वो किस दर से हो रहा है, वो कितना धीरे होगा, कितना फास्ट होगा। मेन चीज़ तो यहाँ पर वही है कि वो किस वेग से होगा, वो किस वेग से होगा, उसका पता हम लगाते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी के अंदर। ये प्रक्रम, कोई भी प्रक्रम कि ए से या ए का चेंज बी में होगा कि नहीं होगा, इसका पता हम लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में या फिर ऊष्मागतिकी में। अब मेरा सवाल ये है कि सर हम ऐसा करते ही क्यों है, हमको मिलता क्या है कि हम पता लगाएं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई अभिक्रिया किस वेग से होगी, वो धीरे होगी या फिर उसको होने में टाइम लगेगा, या फिर वो किसी दूसरी अभिक्रिया के मुकाबले कितना धीरे या कितना तेज हो रही है। इसका रीज़न ये है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि हमें केमिकल इंडस्ट्री को करना होता है डेवलप। क्या करना होता है? डेवलप। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अच्छा दिया जाए और उसके लिए हमें रिएक्शन करानी पड़ती है। चीज़ों को मिलाएंगे नहीं, आपस में कुछ कराएंगे नहीं तो कैसे कुछ बनेगा यार। हाँ, तो अब ये देखने के लिए कि मैं ये थोड़ी बैठा रहा हूँ कि दो चीज़ों को मिला दिया मैंने और फिर मैं 6 महीने के लिए बैठा हूँ कि यार वो चीज़ जो मैंने सोची थी क्या वो बनेगी, क्या अब बनेगी, चलो 2 घंटे बाद बनती है, या फिर 2 दिन और वेट करता हूँ, 4 दिन और वेट करता हूँ। ऐसे थोड़ी ना करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी मेथड होनी चाहिए जो हमें बता सके कि ये प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस, ये अभिक्रिया कितने टाइम में संपन्न हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो यस या और नो का आंसर तो लगभग थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि उसके वेग को देखा जाए, क्योंकि यदि वो काफ़ी धीरे होगी तो हो सकता है कि उसके मुकाबले वही प्रोडक्शन या वही प्रॉफिट हम किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा ले सके। इसीलिए चीज़ों के उपयोग को, यूजेज को या एडवांटेज को देखने के लिए इंडस्ट्री में हमें इन प्रोसेस को, इन काइनेटिक्स को, डायनेमिक्स वगैरह जो भी है ना, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स, इनको हमको पढ़ना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देखा था कि किस गति से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे थे। और उस रेट को हमको क्या करना पड़ता है, कई बार हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, यानी ज़्यादा करने के लिए भी कुछ अपने पास मेथड्स होती है। उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, है ना, या फिर उसका प्रेशर बढ़ा दिया। और कम करने के लिए भी कुछ मेथड्स अपने पास होती है। उन्हीं हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वो चीज़ें देखी थी और उन्हीं फैक्टर्स के चलते हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है ना, उस कंसंट्रेशन के द्वारा भी रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया के वेग को अफेक्ट किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वहाँ पर हमने देखा था कि आम तौर पे ये होता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी है, ये कंपल्सरी भी नहीं था। ये बात यहाँ पर देखी गई थी। और उसी कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन से जो रिलेशन था उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के द्वारा हम डिवाइड कर रहे थे। उसी के अनुसार जैसे आप इधर देखिए कि कोई केमिकल प्रोसेस है कि जैसे ए है, रिएक्टेंट ए से बन रहा है प्रोडक्ट बी, और मैंने क्या किया अब कि जैसे ही ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो इसका जो रेट था, कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया तो जो रेट था वो भी हो चुका है डबल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी पावर कितनी लगाऊंगा मैं 1, क्योंकि दोनों समान अनुपात में ये चीज़ें चल रही है इसलिए। लेकिन
इसी को कि वो किस अनुपात में चीज़ें कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, उसी को हम बोलते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है कि जैसे इसके पास ये 2 लगा हो, ये तो इस 2 का यहाँ पर कोई पावर से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, 2 वैज्ञानिक थे, गुडबर्ग एंड वेगे, उन्होंने बोला था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होता है उसी की इक्वल होता है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन यानी जो सिंगल स्टेप में होती है उनके लिए लागू होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए या फिर सबके लिए ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती। तो हम फिर चले थे एक एक रिएक्शन को पढ़ने के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देख रहे थे ना कि अब ये बहुत सारा हो सकता है, 0, 1st, 2nd, 3rd nth ऑर्डर। तो सबसे पहले अपने फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट किया था, उसका एक पार्ट हमने देखा। अब कुछ पार्ट यहाँ पर बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शंस की। सबसे पहला हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, कि जैसे कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होती है जिनको मिलाने के बाद, जिनको प्रेजेंस ऑफ लाइट में एक्सपोज किए जाने के बाद ही वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे H2 + Cl2 को आपने मिला के रखा है लेकिन रिएक्शन हो नहीं रही। रिएक्शन कब होगी? जब आप इनको प्रेजेंस ऑफ लाइट में एक्सपोज करोगे, आप प्रकाश की उपस्थिति में इनको रखोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है H न्यू का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, तो 2HCl बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आप जैसे आपने क्या किया, रिएक्शन हो नहीं रही पड़े पड़े अपने आप, तो आपने इसको डबल किया, H2 को डबल किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl2 को डबल करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए इधर लिख रखा है कि इसकी पावर भी 0 आनी है, इसकी पावर भी 0 आनी है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का इन दोनों की कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, पावर कितनी आनी है? 0। हाँ, रिएक्शन का रिलेशन किसके साथ है? वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। हाँ, जैसे ही आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिएक्शन का रेट जो है ना वो भी बढ़ जाएगा। रिएक्शन अब थोड़ा तेज गति से होने लगेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो आपने बढ़ा दिए। क्या कर दिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना, इसलिए। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल है 0 ऑर्डर रिएक्शन का वो है एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, और थर्ड है डिसोसिएशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस ऑफ हाई प्रेशर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम गैसों का अपघटन कराते हैं, गैसों को डिसोसिएट करवाते हैं किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, किसके साथ? हाई प्रेशर के साथ, तो उस वक्त फिर गैस की कंसंट्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप ज़्यादा गैस को वहाँ पर, कहने का मतलब रिएक्शन में शामिल करोगे तो रेट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होना। उन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ लेना देना होता है प्रेशर का। यदि प्रेशर आप ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कि डिसोसिएशन थोड़ा फास्ट हो, यदि आप प्रेशर कम करोगे तो डिसोसिएशन है वो थोड़ा सा कम गति से हो। तो ये एग्जांपल्स हो गए। आइए आगे देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक है स्पेशल 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अपन ने कल देखा था कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होती है उनमें हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट A से जब प्रोडक्ट B बनता है तो यही प्रोसेस, जब ये प्रोसेस किसी 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करा है तो किस प्रकार से इसके लिए पूरी की पूरी चीज़ें जो आती है, हाफ लाइफ जो होता है या फिर लाइफ टाइम जो होता है, टी टाइम के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन सिंपल प्रोसेस के लिए देख रहे थे। लेकिन मैं बात करूँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हो कि 2A और इससे बन रहा प्रोडक्ट B, या फिर 3/4A है और इससे बन रहा है प्रोडक्ट B। तो सिंपल देखो, A से जब B बन रहा था तब इनके लिए आपके पास जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आ रही थी टी टाइम के ऊपर, वो कितनी आ रही थी? A0 - का KT। लेकिन जब इसी फॉर्मूले को ऐसे प्रोसेस के लिए लागू करके देखा तो ये बिल्कुल लीगल नहीं हुआ, ये इनके ऊपर लागू ही नहीं हो पाया। इसका मतलब इन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा अलग अपन को काइनेटिक्स करना पड़ेगा। इनके लिए काइनेटिक्स के लिए T12 कितना था? T12 जो था वो कितना था? A0/2K। कितना था? A0/2K। और इन्हीं के लिए जो T लाइफ टाइम था वो कितना था? A0/K। ये कुछ फॉर्मूले कल अपने पास आए हुए थे।
ठीक है, किन के लिए आए हुए थे, ऐसे प्रोसेस के लिए। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कोफिशिएंट लगा हुआ है किसी के पास कुछ भी, तो उनके लिए जो रिएक्शन आ गए उनके लिए मेरे को रिमेनिंग कंसंट्रेशन ज्ञात करनी हो, हाफ लाइफ ज्ञात करना हो या फिर लाइफ टाइम ज्ञात करना हो, तो मैं कैसे करूँगा। आओ देखें, वही प्रोसेस लगाते हैं, पूरा कंसेप्ट लगाते हैं कैसे। तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चीज़ों को कंसेप्ट के द्वारा करते हैं पूरा, जैसे कल किया था वही पूरी प्रोसेस आज ऐसी चीज़ों के लिए करेंगे। देखो जैसे आपके पास आज है कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3A और 3A से बन रहा है कोई प्रोडक्ट B, तो इसके लिए मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करूँ तो देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था कि किसी भी रिएक्शन के जो भी पार्ट है, रिएक्टेंट के पार्ट हो और प्रोडक्ट के पार्ट कोई भी हो, और उनके साथ जो कोफिशिएंट वगैरह लगे होते हो वो भी हो, तो उन सब का रेट ऑफ रिएक्शन से एक रिलेशन होता था। उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे इसके लिए करना चाहूँ तो -1/3 dA/dt, ये किसके इक्वल होगा, ये रेट के इक्वल ही होगा। उसकी रेट से उसका रिलेशन इस प्रकार से लिखा जाता था। आप फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखना। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में दे देता हूँ। और रेट को ही लिखने का एक दूसरा और तरीका था जो रेट लॉ के द्वारा हमने देखा था कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उस उनके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की क्या होती है, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, R है वो इक्वल होगी A की, किसकी इक्वल होगी, A की इक्वल होगी ना। और आगे मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक कोफिशिएंट से गुणा करूँगा जिसको K0 या फिर बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उससे मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा अपना A, और A के लिए कौन सी पावर लगाओगे, 0, क्योंकि ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है रिएक्शन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो इसका कंसेप्ट अपन देख रहे हैं। और कल सिंपल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूले देखे थे वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन के लिए तो क्या था, A0 माइनस का KT। अब ये चीज़ें क्या होती है यार, आप जाके एक काम करो, कल वाला वीडियो देख लो प्लीज़। और टी हाफ का क्या था, टी हाफ का वो क्या था आपके लिए था A0/2K। टी लाइफ टाइम का फॉर्मूला एक और अपने पास आया था, वो था A0/K। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और यही मुख्य रूप से सब क्वेश्चंस में अपन को लगाने होते हैं, बाकी का उतना ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। ये सब किन के लिए है, मैं इधर लिख रहा हूँ साइन लगा के, वो था जब सिंपल प्रोसेस हो रहा हो, ए से बन रहा हो कोई भी प्रोडक्ट बी, तब आपको ये सारे फॉर्मूले लगाने थे। लेकिन जब ऐसा मैटर आ जाए तब ये चीज़ें लीगल नहीं हो पाई, तब ये चीज़ें गलत साबित हुई। अब उनके लिए क्या करने वाले हैं वो देखो, आप करोगे बाई इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप यूज करते हुए चीज़ों को लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ -1/3 dA/dt, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल K0 और A की पावर 0। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको देखो आप, इस A की पावर 0 को तो यहाँ पर हटा ही सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका मान हो गया, इसका वैल्यू हो गया कितना, 1, कितना हो गया अभी, 1 हो गया K0। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 और dt को यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और माइनस को भी क्रॉस ही कर देता हूँ तो हो जाएगा आपके पास dA और -3 K0 dt। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आई ली है। ये लो, क्या किया मैंने, 3 dt को इधर मल्टीप्लाई किया और माइनस को भी इधर मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, जिससे थोड़ा सा आपको प्रोसेस करने में ईजी हो जाए। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। आइए dA का करेंगे इधर, और कहाँ से करेंगे, देखो कंसंट्रेशन A0 से लेकर A तक, यानी स्टार्टिंग या इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जिसके ऊपर अब अपन स्टडी करें उस टाइम तक कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, उन दोनों के बीच इसका इंटीग्रेशन करें। A का कंसंट्रेशन, सॉरी A का इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो -3 को बाहर रख लो आप अभी के लिए, और चाहो तो K0 को भी बाहर ही रख लो, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आना। dt का करोगे तो कहाँ से करोगे आप करोगे 0 से, टाइम 0 सेकंड से लेके t टाइम तक। इसका क्या हो जाएगा देखोगे आप, A का इंटीग्रेशन आगे चल के इस प्रकार से हो जाएगा A0 और ऊपर लिखोगे A, यहाँ पर -3 K0, और dt का क्या हो जाएगा आपको पता है t, और पावर कितनी लोगे 0 से लेके t तक।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ A माइनस का A नोट और आगे हो जाएगा डियर माइनस का 3K नोट और इसका हो जाएगा T। ठीक है, अब A नोट को इधर ला रहा हूँ मैं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो A नोट माइनस का 3K नोट T, या K नोट को आप KT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर K का मतलब या K नोट का मतलब सेम ही है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सिर्फ सिंपलसिटी के लिए कि ज़्यादा बोलने में दिक्कत नहीं हो तो मैं KT इसको लिख रहा हूँ। इसको आप क्या दे दोगे, इसको दे दो आप कौन सा रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पर कंपेयर करके देख लो, इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में सिर्फ कहाँ पे चेंज आया, चेंज आ रहा K के अंदर, यानी यहाँ पे सिर्फ 1K है, यहाँ पर आ चुका 3K। तो आप अब देखना चाहो कि T हाफ भी यहाँ पर रखोगे तो सेम टू सेम कुछ नहीं करना, जहाँ पर K है बस उस K को उसके कोफिशिएंट से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही स्पेशल जो टाइप्स की जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पे फॉलो हो जाएगी। तो मैं देखो इधर इसके T हाफ में इसका लिखना चाहूँ तो पहले वाले में क्या था, सिर्फ T हाफ कितना था, 2K था ना, तो अभी क्या हो जाएगा देखो इधर A नोट और 2 की जगह 2 है, अब K की जगह कितना रखूँगा मैं 3K, तो कितना हो जाएगा T हाफ का, वो हो जाएगा अभी A नोट बटा 6K, A नोट बटा 6K। इसको आप दे दो 5 नंबर रिएक्शन। बात करता हूँ मैं T लाइफ टाइम की, यानी जिस टाइम के ऊपर रिएक्शन का 100% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर A नोट की जगह A नोट इसमें देख लो, और K की जगह कितना रखूँगा मैं 3K, कितना रखूँगा 3K, क्योंकि अंतर यहीं पे आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 नहीं है। ये 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ओके, तो ये बात हो चुकी है नंबर 6। तो स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या चेंज आएगा और क्या नहीं आएगा आपने देखा, और क्यों आएगा वो भी आपने देख लिया पूरा प्रोसेस। तो इसको आप राइट करो एक बार के लिए। तो अब जब आपका जीरो ऑर्डर का लगभग 99% कंसेप्ट हो चुका है क्लियर, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से पूरी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर आपको बोला गया है 4A से बन रहा प्रोडक्ट, तो ये कोई प्रोसेस है, इसके लिए बोला गया है 2B जीरो ऑर्डर, यानी यदि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर होने की स्थिति में इट टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, यानी ये 50% कंप्लीट होने में या फिर रिएक्टेंट A जो है वो 50% प्रोडक्ट चेंज होने में, ठीक है, उसका 50% चेंज होने में किसमें, प्रोडक्ट में टाइम लग रहा है, कितना ले रहा है 2 मिनट। तो यही जो है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो यही जो प्रोसेस है ये 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा। देखो सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले तो अपन इसी चीज़ को जो मेथड है जो बोर्ड के बच्चे करेंगे जिस मेथड के द्वारा, वो आप देखो, उसके बाद अपन कंपटीशन में किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले देखो कंसेप्ट के हिसाब से आप फॉर्मूले देखो इधर, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, ऐसा जो प्रोसेस है ना सिंपल प्रोसेस, उसके लिए क्या लिखते थे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन का A इज इक्वल टू होगा A नोट माइनस का KT। फॉर्मूले आप सबसे पहले ही लिख लिया करो। और T हाफ की मैं बात करूँ वो क्या होता था, A नोट बटा 2K, ये था ना। आपको बोला क्या गया है, पहली पोजीशन ये है कि फर्स्ट केस के अंदर आपके पास A नोट है वो कितना है, आप 100 मान सकते हो। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानोगे आप, 100 मानोगे। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये जो है ना, ये पहला केस है, इसको C1 में बोल सकता हूँ। तो इसमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, देखो इधर 50% हो रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। तो अभी 50% होने के बाद पीछे रिएक्टेंट कितना बचा, 50 बचा ना, 100 में से 50 गया तो 50 मान लो आप। इसको आप कुछ किसी चीज़ में ले सकते हो, ग्राम में, किलोग्राम में, लेकिन अपन को सिर्फ मानने के लिए करना है, क्योंकि अपन कंपेयर करेंगे तो चीज़ें आपस में डिलीट हो जाएगी, कट जाएगी। ओके, टाइम कितना है, टाइम हो रही है सर 2 मिनट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमको ये वैल्यूज़ दे रखी है और अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इसको अपन हल करेंगे, क्योंकि इसको आपको टाइम में चेंज करना फॉर्मूले को। तो किस प्रकार से करोगे, देखो आप, हम क्या करेंगे, देखो इधर माइनस का KT इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास A माइनस का A नोट, और यहाँ पर देखो T माइनस का T इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस का A नोट बटा K। अब यहाँ से माइनस रिमूव करोगे तो सबके साइन आप चेंज कर दोगे, तो ये A नोट हो गया प्लस का, A हो गया माइनस का, और नीचे क्या बच गया आपके पास, K बच चुका है। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को करना है। अब देखो पहली पोजीशन में बोला है कि टाइम 2 मिनट ले रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 100 है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपके पास कितनी बच रही है, 50 बच रही है ना, 50 बच रही है। पहले प्रोसेस के लिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन 50 है और K की जगह आप K रख दो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 और 50 बटा K, इसको आप रख दो
इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा प्रोसेस क्या बोल रहा था, आपको 50 75 के लिए पूछा है, तो टी तो आपको यहाँ पर ज्ञात ही करना है। यहाँ पर तो 2 दे रखा था, लेकिन इस बार आपको ये ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो इधर, सॉरी इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ही रहनी है। अब यहाँ पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन में सिर्फ चेंज आना है। यहाँ पर बोल रहा है कि 75% कंप्लीट होने में, तो 75 तो चेंज हो चुका किसमें, प्रोडक्ट में, तो पीछे कितना बचा 25। तो यहाँ पर रखोगे 25 और नीचे कितना आएगा आपके पास, के आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 75/k। ओके, इसको दे दो आप 4 नंबर इक्वेशन। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो किस प्रकार से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, 3 को आपको डिवाइड करो आप 4 से, तो कैसे हो जाएगा, देखो 2/t और यहाँ पर आपके पास है 50/k और नीचे आप लिखोगे आप 75/k। कैसे कि आपका कट जाएगा, और तो इधर क्या बचेगा 2/t, इधर लिख रहा हूँ 2/t, इधर हो जाएगा 50/75 और इसको आप क्या लिखते हो 2/3, 2 से 2 कट गया, तो t का मान कितना आ गया 3 मिनट। कितना आ चुका है 3 मिनट। 75% जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा 3 मिनट। ये बात हो गई जब आपको बोर्ड में राइट करना है, बोर्ड एग्जाम में 12th में या 11th जो भी आपके पास है। लेकिन अब आप कंपटीशन में कैसे करोगे वो देखो इधर। सबसे पहली चीज़ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने अभी बोला कि टी हाफ का क्या होता है फॉर्मूला, A0/2 के होता है, और टी लाइफ टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपके पास A0/k। इसका मतलब ये हुआ कि आधा रिएक्शन होने में जितना टाइम लगता है उसका दुगना टाइम लग रहा है पूरा प्रोसेस होने में। देख लो यहाँ पर 2 नीचे आ रहा है, यहाँ पर 2 नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब आधा जितने में हो रहा है बाकी उतना होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात, कि जैसे 50% होने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको पूरा 100% होने में 4 मिनट यहाँ पर लगेंगे। इतनी बात आपको क्लियर बैठ जानी चाहिए। और आपको पता लग गया कि जब सारा का सारा रेशियो बस इक्वल ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखो आपको बोला है कि 50% होने में लग रहा है 2 मिनट, तो सर 25% होने में कितना लगना चाहिए, 1 मिनट लगना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए जो है ये फॉर्मूले बिल्कुल सफिशिएंट लग रही है इस बात को। जब 50% के लिए 2 मिनट लग रहा है, 25% के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो 75% के लिए कितना लगेगा, देखो इधर 25% के लिए 1 मिनट, 50 के लिए 2 मिनट और 75% के लिए टाइम लगेगा 3 मिनट। ये लो क्वेश्चन हल हो गया। टिक करके आंसर बिल्कुल सेट करो 10 से 20 सेकंड के अंदर ही। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। कोई भी बात आप मुझे बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, चीज़ों को मुझे लिखकर बता दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सब्सक्राइब कर देना यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो। ओके, बाय।